instead of security for the nation, and the ordinances are another example in that direction. These ordinances take these institutions from discipline and upholding the rule of law to dutifulness to their political masters, to discretion in choosing how to deal with equals unequally, and from objectivity to subjectivity. As you know, these ordinances give an empowering provision of 5 years or up to 5 years for extensions. I am not going to go into the legalese. मैं आपसे तकनीकी बातें नहीं करने वाला हूं. मूल शब्द जो ऑर्डिनेंस का अध्यादेश का महत्वपूर्ण है वो है एक्सटेंशन, समय बढ़ाना. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने आप के लिए कानून द्वारा, अपने आप यानी सरकार, मंत्रालय, मंत्री, मोदी सरकार अपने लिए अध्यादेश द्वारा ये अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर रही है कि जो चल रहा है, जो पदासीन व्यक्ति है, उसको हर वर्ष प्रतिवर्ष 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा सके, और 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष और, जब वो वर्ष आएगा चौथा तब उसको फिर बढ़ा सके, और फिर एक बार और जब 5वां वर्ष आएगा तो फिर बढ़ा सके 5वें वर्ष के लिए. ये अधिकार क्षेत्र दिया है इस अध्यादेश ने. इसका सीधा उद्देश्य, प्रमाण, इसका गंतव्य, इसका जो मूल तत्व है वो क्या है? वो है लटकाना, झुलाना, इंतजार करना, नियंत्रण करना. कंट्रोल फ्रीक सरकार. क्या मतलब होता है लटकाना, झुलाना, इंतजार करना कंट्रोल फ्रीक सरकार का? मैं आज पदासीन व्यक्ति हूं, मेरे से जो काम चाहिए वो करवाते रहेंगे, जो गलत, गैरकानूनी, द्वेषपूर्ण या कोई उस प्रकार का काम है वो करवाते रहेंगे, और इस सरकार की 7 साल की इतिहास इससे प्रज्वलित है, ऐसे कई उदाहरणों से. और अगर आपने काम पर्याप्त रूप से सेवापूर्वक पूरे सही एफिशिएंसी के साथ कर डाला तो इस अध्यादेश के जरिए आपको 1 साल और मिलेगा. 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 1 साल और मिलेगा. आप प्रोबेशन में हैं हर वर्ष अगले वर्ष के लिए, और आपके अगले वर्ष का प्रोबेशन इस वर्ष के निर्धारित काम को कार्यान्वित करने पर निर्भर करता है. वही काम जो आप इस द्वेष से भरी सरकार के अलग अलग एजेंसियों द्वारा देख रहे हैं 7 वर्ष से. अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं कीपिंग यू ऑन अ लीश, watching you and giving you incremental, partial, piecemeal extensions, because that allows me to be a control freak over you. That allows me to control, because I will say next time please watch out, your probation is coming up again after 1 year. You better behave and do everything I tell you, because then only you'll get an extension. मैं ये समझ सकता हूं कि आपने स्वतंत्रता और निष्पक्षता के नाम पे एक बहुत बड़ा अध्यादेश पास किया है, जिसके अंतर्गत आप 5 वर्ष का कार्यकाल समूचा फिक्स्ड, जो बदलाव नहीं कर सके कोई, वैसा कार्यकाल एक कानून द्वारा लाए हैं जो अगले नए पदासीन व्यक्ति को दिया जाएगा. उसको कहा जा सकता है कि आप किसी निष्पक्षता, स्वतंत्रता, एक स्वतंत्रता के स्तंभ को बना रहे हैं, लेकिन इसका विपरीत कर रहे हैं आप इस अध्यादेश द्वारा. आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मली आपको 2 साल के लिए फिक्स्ड टेन्योर दिया है सरकार ने, 2 साल के बाद मैं हर साल आपको 6 महीने या 1 साल की बढ़ोतरी दूंगा. एक साथ नहीं दूंगा, पहले से नहीं बताऊंगा, फिक्स्ड नहीं दूंगा, आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा. ये आत्मनिर्भर सरकार है, हम सब जानते हैं. ये आत्मनिर्भर सरकार के स्लोगन, माननीय प्रधानमंत्री के स्लोगन का एक नई परिभाषा है.
कि मैं आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा और आपको अपने ऊपर निर्भर करवा के मैं काम करवाऊंगा आपसे। वही जो मैंने कहा, आपको लटकाना, झुलाना, इंतजार कराना, कंट्रोल करना। ये चाहे आप सीबीआई के विषय में देख लीजिए, चाहे आप ईडी के विषय में देख लीजिए, अलग अलग नए नए चीज़ें हो रही हैं आजकल सीबीआई के लिए। मैंने और सोचा कि शायद इसको आप क्रेडिबिलिटी बिरेफ्ट इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में सीबीआई, क्रेडिबिलिटी बिरेफ्ट इंस्टीट्यूशन। ईडी के लिए भी कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि जब अभी उस कागज पे शायद स्याही भी सूखी नहीं होगी जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप बस और नहीं, आप जो बढ़ावा देते हैं इस टर्म को, उसका अंत अब होना चाहिए। ये आपको मालूम है कि ये 2 साल का, और उसके बाद माननीय खंडपीठ उच्चतम न्यायालय की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये आगे नहीं बढ़ सकता, और वो कार्यकाल एक केस में 18 नवंबर को अंत हो रहा था या 17 की रात को। दूसरे कार्यकाल में जो भी कार्यकाल था तब अंत होता। ऐसी चीजें कहने का फायदा क्या? अगर उच्चतम न्यायालय अभी कहती है और 2 हफ्ते बाद उसको पूरा आप बाहर फेंकते हुए अनादर के साथ, बिना उसको सुने समझे आत्मसात किए, उसका उल्लंघन करते हैं कानून द्वारा। और कानून कब? 15 दिन पहले संसद के। आपको संसद की अवहेलना करनी है, आपको उच्चतम न्यायालय का बाईपास करना है। आप किस संस्था को छोड़ने वाले हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन संस्थापिक स्मृति जगाने की आवश्यकता पड़ती है बार बार। ये पीसमील एक्सटेंशन, यही मूल बात थी जिसको 1997 में जैन हवाला केस में उच्चतम न्यायालय ने कड़ी निंदा की थी। कुछ पंक्तियां मैं आपको याद दिला दूं। An in-depth consideration of the matter leaves us with no doubt that the clear legislative intent in bringing the aforesaid provisions to the statute book are for the purpose of ensuring complete insulation of the office of the Director CBI from all kinds of extraneous influences as may be, as well as for upholding the integrity and independence of the institution of the CBI. ये 97 का नहीं है, ये 97 के बारे में 2019 में आलोक वर्मा अस्थाना केस में लिखा गया, लेकिन 1997 के बारे में बड़े सही शब्द हैं, बड़े स्पष्ट शब्द हैं, बड़े परिपक्व शब्द हैं, बड़े मजबूत शब्द हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि पर्पस ऑफ ensuring complete insulation of the office of CBI from all kinds of extraneous influences and for upholding the integrity and independence, ये उससे होता है कि हर वर्ष मैं बोलूं इनको कि साहब आपका अगला साल आ रहा है प्रमोशन का, आप बिहेव करते हैं अपने आप को तो मैं देता हूं आपको बढ़ोतरी, एक्सटेंशन, और नहीं करते तो नहीं देता हूं। ये उद्देश्य परिपूर्ण होता है उससे। दूसरा देखिए आप, The long history of evolution has shown that the institution of the CBI has been perceived to be necessarily kept away from all kinds of extraneous influences, so that it can perform its role as a premier investigating and prosecuting agency without any fear and favor. The head of the institution has to be the role model of independence and integrity, which can only be ensured by freedom from all kinds of control and interference, etc., etc. तो आप सोचिए, पहलू नंबर 1, आपने पीसमील, लटकाने और झुलाने और इंतजार करवाने वाली प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया कानून बना के। नंबर 2, आपने अध्यादेश 15 दिन पहले किया है, बड़ा स्पष्ट है, संसद को बाईपास करने के लिए। नंबर 3, आपने उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णय को, जो कुछ ही महीनों पुराना है, उसका उल्लंघन किया है, उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया है, उसकी अवमानना की है, उसका अनादर किया है। नंबर 4, आपने ये किया है इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग करने के लिए, जो कि 7 साल से आपने भारत की इतिहास में लिख दिया है, और अब आपने घोषित कर दिया है आपका इरादा अगले कुछ सालों के लिए भी ये करने का, और सिर्फ इसलिए कि किसी का एक दिन तारीख जा रही है, किसी का एक दिन कार्यकाल खत्म हो रहा है।
तो मैं अंत में ये कहूंगा कि इसमें जनहित क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, स्वहित है, बीजेपी हित है, सरकार हित है। 5 साल तो बहाना है, साहिब को बहुत छुपाना है, आखिर अपने दोस्तों को बचाना है और विपक्ष को भी तो दबाना है। ये 5 साल ये हैं, लटकाना झुलाना ये है। और अगर आपको इतना शौक था अध्यादेश पास करने का और 5 साल के स्वतंत्र निष्पक्ष मजबूत कार्यकाल को देने का, तो आपने बड़ा स्पष्ट एक कानून क्यों नहीं पास कर दिया कि ये टेन्योर बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी के चिक चिक के, सब व्यक्ति जो हैं और आगे आने वाले उनका 5 साल होगा फिक्स्ड। ये नहीं कहा आपने, आपने कहा हम आपको देंगे एक्सटेंशंस। एक प्रकार से जैसे आप बांटते हैं फायदे, रिवॉर्ड्स, फायदे। 15 दिन पहले क्यों किया? चुप्पी। उत्तर यह है कि संसद के 15 दिन पहले इसलिए क्या कि हम तो हमेशा से ऐसे करा चले आ रहे हैं। 7 वर्ष में हमने सैकड़ों बार संसद के महीने 15 दिन पहले अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास किया। आप क्या कर पाए? कोर्ट ने कुछ किया, विपक्ष ने कुछ किया, हम और करेंगे। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप तो रोक नहीं पाए इसको। नंबर 3, क्या आप समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको हर 6 महीने में बोलते हैं आपका प्रोबेशन आने वाला है कुछ महीनों में, वो स्पष्टता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता से काम कर सकता है? क्या ये आपको कॉमन सेंस लगता है? कोई भी हो। नंबर 4, ये विशेष कृपा जो की है 2 एजेंसियों की, उन 2 एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले 7 साल में? जो लॉन्ड्री मशीन है उसमें से किसको डाल के निकाल के सफेद किया जाता है और किसको दबा के क्रश करके काला किया जाता है, और किन लॉन्ड्री मशीन्स के द्वारा किन एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, ये पूरा देश जानता है 7 साल से। नंबर 5, क्या पब्लिक इंटरेस्ट, क्या जनहित है? सो फ्रेंड्स, I think the answers to my questions are obvious. The answers to the questions arising from ordinances just 2 weeks before Parliament is an attempt to sabotage, sidestep and skirt the institution of Parliament. Sabotage, sidestep and skirt. The attempt is to substitute servility and subordination to political masters in place of independence. It is to substitute subjectivity in place of objectivity. The object is to look for self-security and security of the establishment. Establishment here means NDA and BJP, not security of the nation. As I have told you, the crucial word in this ordinance, friends, is the word extension. It is not an ordinance which may be camouflaged and may fool some of you to give a guaranteed tenure of 5 years, either to the incumbent or to a newcomer. A guaranteed tenure of 5 years could, and I am not conceding but I am just arguing, possibly be touted as a index of independence, giving you security of tenure in which you can't be touched. This ordinance just does the opposite. Make no mistake about it, friends. This ordinance says that I will keep you on probation, I will keep you on a tight leash, I will keep you on a master-servant relationship. I will ask you every 6 months, 9 months, look, your next extension is due next January or next March. Have you behaved? Have you done his master's voice? Have you done the master's bidding? If you have, I may consider an extension. If you haven't, tough luck, go home. I have the power. This act gives me the power to make piecemeal, partial extensions. This is, friends, the very opposite of security of tenure and independence. It is turning the concept of independence of such agencies on its head. And to add insult to injury, it is turning it on its head by a supposed act of parliament which goes by the name of an ordinance.
Friends, it is easy to forget, but remember that this campaign to have fixed tenures started more than 25 years ago in 1997 or 23 years ago. And it is repeated not only in the Jain Hawala case in that year, but also in the Alok Verma case in 2019. Just to refresh your institutional memory, you know how much it was emphasized to ensure complete insulation of the office of director from all kinds of extraneous influences, quote unquote. Best public interest so that the director may function without fear and favor. I'm just quoting from the judgment. It has to be the role model of independence and integrity, etc., etc. The note you will get will have some of these quotations. Are we anywhere doing this? Are we anywhere near this with the kind of shenanigans which this government has unleashed? Therefore, it brings us to the 4 or 5 facets and the 4 or 5 questions with which I conclude, as I've done in the Hindi version which I've just spoken. 1. On the face of it, what is the public interest possible in passing an ordinance 15 days before Parliament? This is personal interest. This is political interest. This is self-interest. It is not public interest. This is fear, and therefore fear begets fear. Second, have you insulted, ignored, jettisoned, decimated a Supreme Court order which just a few weeks ago said no, please don't extend and shall not be extended beyond the date of the incumbent, which in one case is 18th November. So Supreme Court's order with the deepest respect is not worth the paper on which it is written in the way you have reacted to it. Is it contumacious? Is it disrespectful? Is it completely subverting a hallowed institution of Indian democracy? Number 3, have you not undermined completely whatever little is left of parliamentary prestige? We know that you have been doing it for the last 7 years. That's no reason for doing it another time. We know that you think you can act with impunity. We have done ordinances before, so we shall do it again. But 15 days before Parliament, are you not snooking a nose at Indian democracy and the temple of Indian democracy? Yes, you are. And all the great names from Prime Minister downwards are keeping quiet. They are the authors. How can they speak? Number 4, the agencies we are talking about in these 2 acts, what a glorious account they have given of themselves in the last 7 years. They have established milestones of achievements, do you think? Does the country show that faith in them? Does the country believe that these are not misused for vendetta? Has the Supreme Court not just last week said that it is alarming that there is so much crisis of credibility about these institutions? Is it not true that state after state after state after state is withdrawing consent to institutions which you are now decimating and undermining with these tactics? Number 5, why did you not create a statute which gives a fixed tenure and played this great game of camouflage by using extension? Only to control, be the control freak, be the master, be the dominator. So friends, I think we need to show the NDA as exposed, not as a National Democratic Alliance. It is an alliance of its principal component, the BJP, with agencies called CBI and ED. That's the alliance. It's not a political alliance. It shows the CBI amidst its many, many glittering acronyms as a credibility bereft institution. A credibility bereft institution. It shows
that desperation, greed and fear, a dangerous cocktail of all of them, is what motivates this government to act. And mind you, there is fear in it also. Fear of self-preservation, which has led to this sabotaging, sidestepping and skirting of Parliament and of all the other institutions, including the Supreme Court. We beseech every stakeholder in this country, and we also include all authorities, all members of the authority who care for the future of India, not to take this lying down. Thank you. Dr. Singh, I have two questions. The first question is about the process, which is basically the ordinance route the government has taken. Now, Dr. Singh, you are a legal luminary, you know very well that the ordinance can be brought any time when the parliament is not in session. My question to you is that even if they have brought it 15 days before the parliament and then they have already announced the dates of the session, intersession, anyway the ordinance will come before both houses of parliament for scrutiny and to be replaced by the regular law. Do you think there is still a... Let me answer that straight away. First of all, what is the meaning of the letter and the spirit of the Constitution? Is the letter and more importantly the spirit of the Constitution that when Parliament is meeting next week you pass an ordinance this week? Is that the spirit? Of course Parliament will meet sometime, it will meet after 2 months, 3 months, 4 months. But that's not the spirit. Number two, does it not reduce Parliament to a formality? Number three, let me reverse your question. What is so special about this man or this man that he can't be appointed again with the same act after 2 weeks? Is he the harbinger of so many secrets of yours? So where? If you have the brute majority of numbers which you want to misuse, you will have him back. Why did you do this in this manner? Because your intent is to undermine Parliament, to show that we damn care and we don't care. But yes, we will do what we want because we've done it earlier. And also, you have used so many subterfuges because you have to see the entire Chal Charitra and Chehra of this government in totality, not in one event. You have deliberately, not one but many cases, in a matter is pending on that in the Supreme Court, declared a bill to be a money bill. Because you believe that this Parliament, in this House, I don't have the majority. You have used this same ordinance innumerable times earlier. There is a concept in law, and I'm not saying that everything is legal. I don't agree with this, that everything I should make legal, everything I should... नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।